सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन, एक दिन की छुट्टी के बाद अपन लौट रहे हैं दो दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने। इसलिए आज जो दिख रहा है नॉट नेसेसरली वही एक्चुअल संकेत है, क्योंकि हमने परसों का तो सारा ग्लोब का माहौल मिस कर रखा है। ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। समझ लिया जाए ये 2 दिनों के संकेतों का निचोड़ है कैसा, हमारे लिए किस तरह के क्यूज है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। और पिच तो भाई मेरे हिसाब से तो यूएस को देखोगे तो बहुत शानदार है। और ये वो कल तो 2.5-3% नैस्डैक गिरा हुआ था। टेक्नोलॉजी लग रही है, लेकिन डाउ तो चला। हाँ, डाउ चला और 2 दिन में चला, धुआंधार चला। तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूएस में क्या हुआ, और इसलिए अगर उसको आप बिना समझे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। 2 दिन का मार्केट था, एक दिन तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई भी बंद हुए हैं, मतलब ज़बरदस्त तेज़ी लगाई इन्होंने। और दूसरे दिन टेक्नोलॉजी वाले गिर गए बुरी तरीके से, क्योंकि वो एक चिप वाली कंपनीज के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की तैयारी है कि चाइना को आप कोई ऐसी मशीन नहीं बेचेंगे जिससे वो चिप की हाई एंड टेक्नोलॉजी बना सके या चिप बना सके, और बिजनेस हैम्पर होगा। तो इसीलिए आप देखिए एनवीडिया में, सब में गिरे, लेकिन ज़्यादातर वो स्टॉक्स गिरे जिनकी जो चिप मेकिंग में ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जैसे ASML है, AMD है, ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक गिरा और उसी वजह से S&P गिरा। तो ये बहुत ही 2 देशों के बीच का स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक था। ऐसा नहीं कि S&P में सारे स्टॉक गिरे हों, वही टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स गिरे, बुरी तरीके से गिरे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो अच्छी खासी गिरावट आएगी और एक तरीके से वॉर और बढ़ेगा। तो ये कारण था, और इसीलिए आज एशिया में इसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ओल्ड इकॉनमी वाले स्टॉक हैं उसमें धुआंधार तेज़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ट्रम्प ट्रेड चल रहा है, ट्रम्प साहब ने एक बयान भी दे दिया ताइवान के ख़िलाफ़। अब ये भी अपना एक जियोपॉलिटिकल इशू बन जाएगा कि उन्होंने कहा कि ताइवान को हमें पे करना चाहिए डिफेंस के लिए, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इससे थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन इससे बड़ा बयान ट्रम्प ने ये दिया है कि वो जीत के आएंगे तो कॉरपोरेट टैक्स को घटाएंगे, और कॉरपोरेट टैक्स अभी वहाँ 21% है, वो घटा के 15% तक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात ट्रम्प ने बोली, और ये उन CEOs के बीच में बोली जिनको एड्रेस कर रहे थे। तो इससे वजह से और डोमेस्टिक कंपनी में तेज़ी बनी हुई है। तो इसलिए कह रहा हूँ यूएस मार्केट को बहुत अलग तरीके से आप समझिए। और रेट कट तो लगभग मान लिया है मार्केट ने कि होना ही होना है। सितंबर में तो पक्का होना है, जुलाई में सरप्राइज हो सकता है। ये कहानी थी यूएस की। इसीलिए आप इसका इम्पैक्ट जापानीज़ मार्केट में देख रहे हैं, एशियन के दूसरे मार्केट में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की थोड़ी सी पिटाई हो गई अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूएस मार्केट के क्यूज़ लेंगे पर से तो बहुत अच्छे हैं। उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने देश में कैसे उतारेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि संकेत बुरे मानने चाहिए। हालांकि क्रूड थोड़ा सा ऊपर गया, $85 के आसपास बना हुआ है। संकेत अच्छे हैं, संकेत अच्छे हैं, पर मुझे अच्छाई दिख नहीं रही है। नहीं दिख रही ना। होते तो मैं शायद 10 के 10 लाल बना सकता था आज टीम। हालांकि मूड ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खबरें, अपना काम है लाल हरा बताना, जैसे न्यूज़ पेग्स हैं बहुत लाल थे, पर मैंने रिस्ट्रिक्ट करा अपने आप को, कुछ छोटी मझौली कंपनीज को फिर हरे में डाल दिया डालने के लिए। हर रंग कुछ कहता है, तो एशियन पेंट्स लाल है। ये बात तो सही है, इसका रंग कुछ कहता है। कमजोर नंबर्स है यार, अच्छे खासे कमजोर नंबर है। हर पैमाने पे जो एक तो कमजोर एक्सपेक्टेशन थी। एशियन पेंट्स से कौन उम्मीद कर रहा था बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे इस कंपटीशन के बीच में। तो कमजोर एक्सपेक्टेशन से भी काफी कमजोर आंकड़े, तो लाल रखा है भाई मैंने। आय 2.25% के आसपास गिरी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, पर उसके नीचे सारी तस्वीर और बिगड़ती चली जाएगी। इबिटा 20% गिरा, जबकि 8-9% गिरने की एक्सपेक्टेशन थी। मार्जिन्स गिर गए 420 बेसिस पॉइंट्स। भाई बात तो हुई थी 100-200 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, 420 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। 23% वाले 19% के नीचे चले गए। मुनाफा 25% गिर गया। 10-11% बाजार मान के चल रहा था मुनाफा गिरेगा, कहीं ज्यादा गिर गया। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ बैंड था एक कि भाई X से Y हायर सिंगल डिजिट आएगा, तो ठीक है, वो हायर सिंगल डिजिट 9% तक हो सकता था, आया 7% के आसपास। तो बैंड के लोअर एंड पे ही आया, अगर आप हायर सिंगल डिजिट की गिनती गिन रहे हो तो। जहां वैसे ये फैक्ट है कि सबको पता था कि वॉल्यूम्स तो बेहतर होंगे, 7% वॉल्यूम से कंप्लेंट नहीं है, पर इसका मतलब है प्रोडक्ट मिक्स गड़बड़ा गया है, इसीलिए मार्जिन इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। प्राइसिंग प्रेशर है,
इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स है, और ये स्टॉक भी 3500 वाला करेक्ट होकर अब 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बाजार को पता तो है कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो कुछ हद तक भाव में वैल्यूएशंस में आ रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हाल में प्राइस हाइक ली है, अभी तो ली है इन सब ने, इसी हफ्ते की शुरुआत में शायद अपन चर्चा कर रहे थे, तो वो उसका सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में फायदा मिलना चाहिए, देखा जाएगा। क्या इसमें कुछ बिरला ओपस का भी हाथ है? अब ये तो जब मैनेजमेंट चर्चा करेगा तब पता चलेगा, लेकिन लग तो इन्होंने अब जाके फाइनली लिया, वो भी पीसमील 1% प्राइस हाइक, कुछ नहीं होना उससे, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। तो चैलेंजेस तो हैं, वो आंकड़ों में दिख रहा है। तो एशियन पेंट जाना जाता था मार्जिन जिस तरह से गिरा है, एग्जैक्टली, तो ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने का ही है। अभी शायद प्रेशर ना आया, लेकिन उस डर से ही उसके आने से, क्योंकि उसने आपको याद होगा इनॉग्रल ऑफर्स लेके आया था, तो शायद इसीलिए मूव नहीं कर पा रहे। दिक्कत वाले नंबर्स पे लाल है भाई। नजारा टेक दूसरा लाल है। कल अपडेट आया कि इसकी 2 सब्सिडरीज को जीएसटी डिमांड नोटिस है 1120 करोड़ का। पहली है ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज, 845 करोड़ रुपए का जीएसटी इंटेलिजेंस कोलकाता से। दूसरी है हैला प्ले टेक्नोलॉजीज, इसको भी जीएसटी इंटेलिजेंस कोलकाता से 275 करोड़ रुपीस का। और दिक्कत ये कि जीएसटी डिमांड नोटिस तगड़ा है, और इसके स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत छोटी सब्सिडरीज है। 2% इसके रेवेन्यूज और 1% से कम इसके मुनाफे में कंट्रीब्यूट करती है, और सरदर्द दे दिया 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए का। क्या लाल इसको डेल्टा जैसी स्थिति से कंपेयर किया सकता है कि ज्यादा है? थोड़ा हाँ, वो थोड़ा एबरेशन हो जाएगा, लेकिन यार 1200 ये करोड़ का कंटेस्ट भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आज के लिए लाल है यार। 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस। तीसरा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लाल लेके जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं लॉजिक समझा देता हूं, बाकी फिर आप लोग स्टॉक की चाल वगैरह नोटिस करिएगा, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। मैं क्यों लाल कह रहा हूं, जब जी एंटरटेनमेंट का अपडेट आया था ना, आपको याद होगा अपन ने बात भी करी थी इसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था हम एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करेंगे। वो रिलीज कह रही थी प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, क्यूआईपी होगा, प्रेफरेंशियल इशू भी हो सकता है, या फिर कोई और अदर एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। इन स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई इक्विटी इशुएंस नहीं था, एफसीसीबी के थ्रू उन्होंने अब फंड रेजिंग की बात कर दी है। ये डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। 24 करोड़ डॉलर्स के आसपास फंड रेजिंग होने वाली है एफसीसीबी के थ्रू, तो अपन इसको लाल ले रहे हैं। लेकिन आप ये जो सारे स्टॉक मेंशन कर रहा हूं, इनकी चाल और फाइनेंशियल एडवाइजर का चर्चा करते रहिएगा। 3 लाल हो गए, अभी और लाऊंगा। अच्छा, तो मैं ग्रीन दे देता हूँ भाई। हाँ। बैलेंस, संतुलन, yes, शक्ति का संतुलन। एल&टी फाइनेंस बहुत ही बढ़िया नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। करीब 3800 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है, जो आप क्वार्टरली भी देखिए या ईयरली देखिए, बहुत अच्छा है। एनपीए 4.04 से घट के वो 3% के आसपास आ गया, 3.1%। रिटेल डिसबर्समेंट 33% बढ़ा है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है इन्होंने। रिटेल बुक अब 85,000 करोड़ के आसपास हो गई, 31% की ग्रोथ के साथ। मुनाफा 650 पौने 700 करोड़ आया है, जिसमें भी करीब 30% की ग्रोथ दिख रही है। तो बहुत ही अच्छे नंबर, बहुत दिनों बाद, बहुत क्वार्टर बाद शायद इसने पेश किए हैं, तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जस्ट डायल, इसके भी नंबर काफ़ी बढ़िया है। मार्जिन इनके 15 से बढ़ के 29% हो गए हैं। मुनाफा 83 से बढ़ के 141 करोड़ हुआ है YOY, और क्वार्टरली भी 116 से बढ़ के 141 करोड़ हुआ है। इसमें हालांकि 87 करोड़ की अन्य आय भी जुड़ी हुई है, लेकिन अन्य आय पिछले बार भी 81 करोड़ के आसपास थी, और 281 करोड़ का रेवेन्यू निकल गया। नंबर बहुत सॉलिड हैं जस्ट डायल के। पिछले क्वार्टर में मुझे ध्यान है बहुत अच्छे नंबर दिए थे इन्होंने। तो दूसरा ये। तीसरा अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है डी डेवलपमेंट, DEE। हाँ, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। हाँ, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, इसने भी अच्छे नंबर पेश किए, 165। हालांकि हर कंपनी लिस्टिंग के बाद वाला रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। तो 165 के सामने करीब 250 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, और जो इनका पैट है वो भी करीब 13 से बढ़ के 26, दुगना हो गया, 100% ग्रोथ दिखाई यहाँ पे। बढ़िया नतीजे इसमें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग नंबर्स भी अच्छे, 17 करोड़ का नंबर आया है। तो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स भी ग्रीन में के 3 मेरे ग्रीन हो गए, आपके 3 लाल लिया। हाँ, अभी और लाल है। ओहो, लॉजिकली लाल है, बाजार की चाल पे सब बदल जाता है भाई। बजाज इलेक्ट्रिकल्स अगला लाल है। अनुज पोद्दार, जो इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 30 सितंबर से इफेक्टिव होगा, किसी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये दिक्कत वाली बात है इस कंपनी के लिए। पोद्दार साहब के अंदर कंपनी तो बढ़िया चल रही थी। अदानी विल्मर को लाल रख रहा हूं। ये बाजार को पता नहीं, रह रहे के अपडेट्स आते रहते हैं, अब तक कंफर्मेशन नहीं है।
अभी भी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें आई थी और ये मेरे ख्याल से ट्यूसडे को बाजार बंद होने के बाद आई थी। तो वैसे भी ये अदानी ग्रुप का वन ऑफ द नॉन परफॉर्मर्स में से एक है। अब इसमें ओवरहैंग ये है कि बार बार अटकलें रहती हैं कि शायद प्रमोटर एंटिटीज माल छोड़ना चाहती हैं। पहले ये था कि ये प्रमोटर उस प्रमोटर को दे देगा, ऐसा। अभी अपडेट जो आ रहा है कि अदानी ग्रुप और विल्मर इंटरनेशनल दोनों कुछ कुछ अंश इस कंपनी का बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो बोथ एंटिटीज इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस टू सेल इक्वल स्टेक्स वर्थ 13% इन टोटल। ये दोनों एंटिटी मिलकर 13% के आसपास इसका बेचने का मन बना रही है। मैं इसको लाल ही रखता हूं अभी के लिए। खैर, ये न्यूज पे बार बार रह के उठते हैं तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेंगे। जब कंफर्मेशन ऑफिशियली आएगा तब क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये डस्ट सेटल नहीं हो रही। आदित्य बिरला मनी, जब खबर आई तो अपन ने सोचा तो ये तो बढ़िया है। आय 45% साल दर साल बढ़ी, मुनाफे में 74% साल दर साल का जंप अपन ने फटाफट डाल लिया अपनी टीम में। फिर जब कल बैठे तो देखा वो सीक्वेंशली तो मामला बड़ा गड़बड़ है। आय केवल 3% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, मुनाफा 0.5% से 2/3% दरअसल क्यू ऑन क्यू गिर गया है। मुझे सीक्वेंशली वीक लग रहा है। मैं इसीलिए लाल लेके चल रहा हूं आदित्य बिरला मनी को। अपने 6 लालम लाल हो गए। ओके, 6 लालम लाल है। अरे 6 लाल कर दिया आपने। हाँ, ज्यादा हो गए। मैंने 2 रोके हैं, नहीं तो 8 तक जा रहे थे। चलो चलो, टर्म कंपटीशन 6 हम भी ग्रीन में कर देते। 14 स्टॉक है, छोटी का रिजल्ट सीजन था। रत्वीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, नंबर क्या बढ़िया निकल के आए। 117 के सामने 204 करोड़ का रेवेन्यू, 74% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली भी देखेंगे आप सीक्वेंसली तो 142 से बढ़ के आई है, बहुत ही बढ़िया नंबर। मुनाफा 12.6 करोड़, जो पहले 8 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में जो है 5.5 करोड़ था। कंपनी को ज़बरदस्त गेन हुआ। ऑपरेटिंग नंबर भी 18 करोड़ निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि करीब 66% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करे शायद उसमें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं है, प्रिसीजन है। और मैंने एक बार जिक्र किया उसमें डिफेंस में भी ये कुछ काम करते हैं, तो जैसे वो डिफेंस का तड़का लगता है तो नंबर और इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। वो नंबर इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सॉलिड नंबर कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे दिखाए हैं। 5वां स्टॉक केसी इंटरनेशनल है। इनको 1100 करोड़ रुपए का TND का एक ऑर्डर मिला है मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। आजकल ना इस ऑर्डर पे रिएक्ट करती है कंपनी। 6वां स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने क्या किया है, इनको एक दवा है टोपिरामेटोपेक्स करके बिकती है यूएस में, मिर्गी की है शायद वो, उसके 2-3 वेरिएंट 15 mg और 25 mg का अप्रूवल मिल गया है, जो अभी केवल जसन फार्मा वहाँ बेचती है। तो इसको अब ये यूएस में बेच पाएंगे। इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया, करीब करीब $22 मिलियन का मार्केट है। लास्ट ईयर इतना ही था, तो थोड़ा बहुत इसको फ़ायदा हो सकता है। तो ग्लेनमार्क को ग्रीन में रख सकते हैं भाई। 6 मेरे ग्रीन, 6 लाल। नहीं, मैंने तो अपना क्या है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव 20 स्टॉक देखने, आपको लाल और हरे दोनों विकल्प मिलेंगे। दोनों विकल्प ये जो नज़र के सामने पड़ा। तो चलो एक छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब जो अगले स्टॉक्स हैं उसमें पहला स्टॉक यहाँ पे हमारा होगा जेंसार टेक्नोलॉजीज। इन्होंने यूएस की एक कंपनी है ब्रिजव्यू लाइफ साइंसेज, उसका एक्विजिशन किया है। ये कंपनी का काम करती है, ये कंपनी जो है लाइफ साइंसेज सेगमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है डेटा की। उसको कंपनी ने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है और लगभग ये $11 मिलियन पे करेंगे बाद में, और उससे पहले $12 मिलियन। टोटल इतने में ये खरीदारी की गई है। इसका जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो करीब $13 मिलियन का है। तो अगर आप बाइंग प्राइस देखेंगे और सेल देखेंगे तो बहुत अच्छा डील इनको मिली है। और चूंकि ये इसी सेगमेंट में काम भी करते हैं तो इनको एक वर्टिकल और इनके उसमें ऐड हो गया है, जो कि लाइफ साइंसेज और मेडिकल फार्मा का है। तो इसलिए जेंसार को रडार पर रखिए। दूसरा स्टॉक है इसके बाद 8वां, मतलब बजाज ऑटो। एक अभी आप याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने एक बाइक लॉन्च की थी CNG की, इसका नाम है फ्रीडम 125। उसकी 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हैं और डिलीवरी शुरू हो गई है पूना में, और कंट्री वाइड बुकिंग चल रही है। कहीं भी किसी भी शहर में आप खुद बुक कर सकते हैं आप। तो रिस्पॉन्स अभी फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है कि भाई CNG बाइक भी बहुत बिक रही, 30,000 बुकिंग है।
तो 9th स्टॉक रखिए आप मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस इसलिए क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, गोल्ड फाइनेंशियल्स पे 2200 का टारगेट है। वो ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड एनबीएफसीज है लेवरेज दे रही हैं वो हायर गोल्ड प्राइसेस पे दे रही हैं और इनको फ़ायदा दे सकता है। वैसे भी गोल्ड के पता है आपको कितना भाव चल रहा है इस समय? $2500 के आसपास। मंगलवार को ज़बरदस्त गेन हुआ था क्रूड गोल्ड में, क्योंकि रेट कट की उम्मीद से डॉलर वीक हुआ था और ये अभी और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि धनतेरस आपका बढ़िया गुजरेगा दिवाली में। तो जितनी भी गोल्ड कंपनियों को फ़ायदा ये होता है कि और ज़्यादा इनको रोल देने की लेवरेज बढ़ जाती है। तो मुथूट को रखिए ग्रीन में। 10वां स्टॉक है, एक हमने भी रेड रख दिया, टीका, लाल रंग का, बर्जर बिंदी। हाँ, सब हरे में एक रेड टीका लगा दिया मैंने बर्जर पेंट का, रंगों के रंग में। क्योंकि जब एशियन पेंट नहीं संभाल पा रहे हैं तो बर्जर, नेरोलैक, कंसाई कैसे संभालेंगे? नहीं, और ये बर्जर एकदम फिट बैठता है। डेकोरेटिव में इसका भी जल रहे हैं। डेकोरेटिव में अगर मेरे इतने से लाल नहीं हुए होते ना तो मैं बर्जर लाल ले जा रहा था। नहीं, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो यार जब पूरा सेगमेंट। fact है। देखिए, बिरला ओपस के आने की खबरें बहुत दिन से थी। अभी भी जो लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या कपड़ा ध्यान से इस सेगमेंट को पढ़ लीजिए, सेक्टर को। बिरला ओपस ने आके पूरे समंदर में ना तहलका मचा दिया है। हो गया 10? यस, 10। चलिए अब कुछ हरे ढूंढने की कोशिश। यह है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी। अब ये पहले चर्चा में नहीं आई थी, इसलिए पहले देखा। प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने 497 करोड़ रुपीस के फंड रेजिंग को मंजूरी दी है, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स और फुली कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू। ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली डिफेंस, रेलवेज और एरोस्पेस में जो भारत अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ा रहा है उसके लिए फंड्स का इस्तेमाल करा जाएगा कैपेसिटीज ऑगर करने के लिए। 45 लाख शेयर्स 360 पे और 63 लाख फुली कन्वर्टेबल वारंट्स 360 पे जारी करेंगे। तो फिर नॉन प्रमोटर्स को जारी हो रहे हैं, तो प्रमोटर्स का क्या 56% हिस्सा है और 4000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बढ़िया मूव्स एंजॉय भी कर रहा है ये स्टॉक। एक और बहुत भूला बिछड़ा गीत, ये है पीसी ज्वेलर। इसने भी पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल इंडसइंड बैंक ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, वो सेटलमेंट प्रपोजल, वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल मंजूरी दे दी थी। उसके बाद तूल पकड़ रहा है कि बैंक के साथ सेटलमेंट चले जा रहे हैं इसके। अब ये कह रहे हैं 2700 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स के थ्रू कन्वर्टेबल वारंट जारी करके। ईजीएम का अपडेट आ गया है, थर्सडे 8 अगस्त को होगी, इसी को अप्रूव करने के लिए, कंसिडर करने के लिए। तो वन टाइम सेटलमेंट्स आ रहे हैं बैंकों के साथ और अब प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स के थ्रू तगड़ा फंड इन्फ्यूजन की तैयारी। रडार पे रखें, ये पहले बहुत चर्चा में होता था, उसके बाद बहुत इश्यूज आए थे इस कंपनी के साथ। फिर दो मैंने वो रखे, अवंती फीड्स और मुक्का प्रोटीन। मुक्का प्रोटीन हाल की लिस्टिंग थी। अवंती फीड देश की जानी मानी श्रिम्प मैन्युफैक्चरर। अपडेट्स ये हैं कि यूएस डिमांड स्ट्रांग है और सप्लाई कमजोर पड़ रही है और इसीलिए भारतीय वन्यमयी रॉ मटेरियल श्रिम्प के प्राइसेस अब उछल रहे हैं। एक और इशू है, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट होता है इस स्पेस में श्रिम्प्स वगैरह के लिए यूएस में। कोलंबिया एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने सारे इक्वाडोर से आने वाले रॉ श्रिम्प्स और क्रस्टेशियंस पता है आपको क्या होता है? नहीं, हम बताओ। अपन ने भी पढ़ा। फिर सॉफ्ट बॉडी और हार्ड आउटर शेल जिन एनिमल्स के क्रीचर्स के होते हैं पानी में, क्रैब्स, लॉबस्टर्स वगैरह। अरे सही पकड़े, केकड़ा। तो इन सब का इक्वाडोर से इंपोर्ट परमिट्स रोक, सस्पेंड कर दिए। वहां पे कोई व्हाइट स्पॉट वायरस आया और इसीलिए यहां की डिमांड ट्रैक्शन पकड़, इसीलिए कुछ स्टॉक्स पट रहे हैं। अवंती फीड्स बिगेस्ट लिस्टेड श्रिम्प एक्सपोर्टर इस देश का, और मुक्का प्रोटीन्स इसी स्पेस में जो हाल में लिस्ट हुआ था, सबसे बड़ी एनिमल प्रोटीन कंपनी, लार्जेस्ट फिश मील और फिश ऑयल की एक्सपोर्टर है। इस देश में फिश प्रोटीन इंडस्ट्री का 25% के आसपास का मार्केट शेयर। इंडिया और ओमान में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। मुझे याद इसीलिए क्योंकि हाल में आईपीओ आया था। रडार रखिए इसको, ये सारे इंटरेस्टिंग स्पेस को। ये स्टॉक्स लेकिन फट रहे हैं लिटरली, क्योंकि खबरें आती चली जा रही हैं, इसीलिए। पर रडार पे रखेंगे इन काउंटर्स को। मेरे हो गए 10 स्टॉक पूरे। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो बचे हुए स्टॉक्स पे बातचीत। लाल ऑल कौन से थे मैं 8 बजे के शो में बताऊंगा। ओके।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की टीम है, थोड़ा लाल ज़्यादा है, लेकिन आप लोग खबरों की वजह से हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। बाजार का मूड बुरा नहीं है, जैसा ये मेंशन कर रहे थे। एशियन पेंट्स कमजोर Q1, नजारा टेक, जीएसटी डिमांड, जी एंटरटेनमेंट, फंड रेजिंग, लेकिन एफसीसीबीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एमडी सीईओ साहब का इस्तीफा, अदानी विल्मर, न्यूज पेग्स ये कहते हैं, रिपोर्ट से कहती हैं दोनों प्रोमोटर्स कुछ अंश बेचना चाहते हैं। आदित्य बिरला मनी सीक्वेंशली ठंडा परफॉर्मेंस, बालू फंड रेजिंग, पीसी फंड रेजिंग, अवंती फीड्स और मुक्का प्रोटीन्स डिमांड सप्लाई मिसमैच के जो अपडेट्स आ रहे हैं, इन सब के बीच में इनको ग्रीन। ओके, नतीजों पर फोकस। एल&टी फाइनेंस के नंबर बहुत अच्छे, जस्ट डायल के भी, जस्ट डायल, डी डेवलपमेंट, रत्नवीर प्रेसिजन, सॉलिड नंबर सबके। केस इंटरनेशनल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला 1100-1200 करोड़ का, और ग्लेनमार्क फार्मा की एक दवा को यूएस एफडीए से अप्रूवल। जेंसार ने एक एक्विजिशन किया यूएस में। बजाज ऑटो की सीएनजी बाइक को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। मुथूट फाइनेंस पर जेफरीज की बाइक कॉल 2200 का टारगेट। और एशियन पेंट के नतीजों को देखते हुए लगता है कि बर्जर और बाकी पेंट कंपनीज पर भी आज प्रेशर रह सकता है। तो मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं इंटरनेशनल फ्रंट से। 2 दिनों में बहुत तूफानी तेज़ी भी हुई है और मंदी भी हुई है यूएस में। क्या हुआ वहाँ पे सब डिटेल में समझेंगे, और इंडियन मार्केट उसको कैसे लेता है, कैसे उस पर रिएक्ट करेगा, साथ ही 2-3 दिग्गज रिजल्ट्स पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, इन सब पे डिटेल में चर्चा होगी। इस पर बातचीत होगी क्योंकि बजट से अब 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या लग रहा है आज? नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए वो मिड वीक हॉलीडे वैसे अच्छी काफ़ी लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा मोमेंटम बिगाड़ देती है। वो ग्लोबल क्यूज 2 दिन के जो डाइजेस्ट करने होते हैं ना, उसमें किस दिन का देखें, रायता फैल जाता है। हाँ एग्जैक्टली कौन सा डाइजेस्ट करना? हाँ वो एग्रीगेट देखें या क्या देखें, वो थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो इसके लिए खैर, लेकिन अब मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मिड वीक हॉलीडे क्यों हुई, वो होनी भी चाहिए कभी कभी। लेकिन खैर एनीवे, देखिए मार्केट में क्या हुआ कल, मेनली कल की बात करेंगे। कल नैस्डैक गिरा काफ़ी, और बहुत लोग स्पेशली जो बेयर कार्टेल है ना, उनको जैसे ही बस एक दिन कुछ इंडेक्स गिर जाता है, उनको लगता है बस अब आज काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आए, वो उन्होंने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक को, और ये उसमें जो उन्होंने कहा उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया। जो नैस्डैक पर इम्पैक्ट आया वो पूरा का पूरा उनकी जो स्टेटमेंट थी ताइवान को लेकर, उसकी वजह से आया। उन्होंने कहा कि ताइवान हमको काफ़ी यूज़ कर रहा है और काफ़ी उसको पता है, वो नहीं करना चाहिए। तो